नमस्कार मित्रों, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रकार हैं। उसके अंदर हमने अंतिम में जो छोड़ा था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक, एक मैट्रिक का परिवर्त आव्यूह के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट या हम ये कहें कि एप्लीकेशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह के ऊपर कौन कौन से संक्रिया हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों के ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं होती है हम उनका अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक ए है, 1 2 3 4, और दूसरी आव्यूह हमने ले ली 1 2 3 4 5 6, और मैं ये कहूं कि क्या इन दोनों आव्यूहों को हम जोड़ सकते हैं या इनको घटा सकते हैं या इनका गुणा कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के अंतर्गत आएगी। एक चीज और कि हम दो मैट्रिक्स की भाग विधि यानी कि हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से भाग नहीं दे सकते, लेकिन उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट जो है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स योग की। मैट्रिक्स योग यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए या हम किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैंने एक उदाहरण लिया, यहाँ पे एक मैट्रिक है ए और एक है बी। तो ए में ए का जो क्रम है वो 2 गुणा 2 का है और बी का जो क्रम है वो 2 गुणा 3 का है। क्रम के बारे में हम पहले बता चुके हैं। जो पहला अवयव है, जो पहली संख्या है, वो पंक्तियों को और दूसरी संख्या स्तंभों को व्यक्त करती है। तो इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, जबकि मैट्रिक बी में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो क्या हम ए में बी को जोड़ सकते हैं? तो जो आवश्यक शर्त है इसकी वो यही है कि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का योग तभी होगा जब दोनों की कोटि समान हो, यानी कि दोनों समान क्रम के हो। यहाँ पे 2 गुणा 2 क्रम का है, यहाँ पे 2 गुणा 3 क्रम का है, तो हम ये कहेंगे a प्लस बी जो है वो नहीं जुड़ेगा, यानी कि ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। कब जुड़ेंगे? जब दोनों का क्रम समान हो। जैसे a 2 गुणा 2 का है, अगर मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक C ले लिया 5 3 2 1, तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक A में मैट्रिक C को हम जोड़ सकते हैं। और जोड़ते कैसे हैं? A प्लस C, मैट्रिक का योग करने पर भी हमें एक मैट्रिक प्राप्त होती है। तो उसका मान कितना आएगा? तो इसमें क्या करते हैं हम, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जो संगत अवयव है, हम उनको जोड़ते हैं। जैसे 1 के अंदर हमें 5 को जोड़ना है, तो जब हम 1 में 5 को जोड़ते हैं तो 6। इसी प्रकार से 2 में हमें 3 को जोड़ना है, तो हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तो 5, 3 में जुड़ेगा 2 5 और 4 में जुड़ेगा 1 और ये 5। तो इस प्रकार से दो मैट्रिकों का योग हमें प्राप्त होता है। कि अगर हमें कोई दो मैट्रिक का योग प्राप्त करना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उन दोनों का क्रम बराबर है क्या। यहाँ पे a 2/2 का है, c भी 2/2 का है, हम ये कहेंगे a में c जुड़ जाएगा या c में a जुड़ जाएगा, परंतु a में b नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि a का क्रम 2/2 का है, b का क्रम 2/3 का है, इसलिए दोनों नहीं जुड़ेंगे, ना ही b में c को जोड़ पाएंगे। तो जोड़ने के लिए या दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, देखो। जैसे मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है A, x1 y2, और एक मैट्रिक है B 3 1 z8। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी है A और B, और आपको दिया हुआ होगा कि यदि
मैट्रिक ए जो है वो बी के बराबर है, जो मैट्रिक ए है वो बी के बराबर है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी कि x का, y का और z का मान क्या होगा। तो हमें करना क्या है, हम ये कहेंगे कि ये दी गई दोनों मैट्रिक्स समान है और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स समान आती है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, तो मैट्रिक्स ए का पहला अवयव मैट्रिक्स बी के पहले अवयव के बराबर होगा। मैट्रिक्स ए जो है उसका दूसरा अवयव 1 है, तो इस मैट्रिक्स का दूसरा अवयव 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 1 के वैसे बराबर है, तो x का मान 3, 2 बराबर z और y बराबर 8। तो इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं कि दो मैट्रिक्स समान है, तो दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, जब उनके क्रम बराबर हो, उनके क्रम बराबर होने पर ही दो मैट्रिक्स समान होंगे। और हम योग भी तभी करते हैं जब दोनों का क्रम बराबर आ जाए, यानी कि अगर दोनों का ऑर्डर बराबर है, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर यहाँ बराबर है, तो ये दोनों समान मैट्रिक्स होगी। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई दो मैट्रिक्स समान है तो हम कहेंगे कि जरूरी है कि उनका क्रम भी क्या हो, समान हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रम समान होने पर दोनों मैट्रिक्स समान होगी, लेकिन अगर दोनों मैट्रिक्स समान दी हुई है तो हम ये कहेंगे कि उनका क्रम भी बराबर होगा। और इस प्रकार से हम तुलना करके उनके अवयवों को भी ज्ञात कर सकते हैं। बात फिर से जोड़ के करते हैं कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ए एक मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6 और बी एक मैट्रिक है 0 1 2 2 3 4 और हमें इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे a प्लस बी और जो संगत अवयव है, जैसे a का जो संगत अवयव है 0, तो 1 में 0 जुड़ जाएगा। 2 का संगत अवयव है 1, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा। 3 का संगत अवयव है 2, तो 3 में 2 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से 4 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि 4 का संगत अवयव 2 है। 5 का संगत अवयव 3 है और 6 का संगत अवयव 4 है। तो आपकी ये एक नई मैट्रिक्स जो कि ए और बी का योग है, ये हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक है, उनका योग भी एक मैट्रिक प्राप्त होता है। और वो कैसे प्राप्त होगा, हमें उन दोनों के संगत अवयवों को जोड़ने पर। यहाँ हमने ए और बी के संगत अवयवों को जोड़ा है, जैसे 1 में जोड़ा 0, 2 में जोड़ा 1, 3 में जोड़ा 2। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक प्राप्त होगी वो इनका योगफल प्राप्त होता है। दूसरी जो संक्रिया है, दूसरा जो ऑपरेशन है वो भी यही है, अंतर, दो मैट्रिक्स का अंतर। कि दो मैट्रिक्स का अंतर कैसे होता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है कि दो मैट्रिक्स के योग के लिए जरूरी है कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। अंतर में भी यही बात लागू होती है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं और उनका हमें अंतर करना है तो सबसे पहली शर्त यही है कि उनका ऑर्डर, उनका जो क्रम या उनकी जो कोटि है वो समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान नहीं है तो वे दोनों, उन दोनों का हम अंतर नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से योग के लिए निर्धारित है उसी प्रकार से अंतर के लिए भी। और योग में हमने जोड़ा है और अंतर में हमें घटाना है, यही फर्क है। तो जिस प्रकार से दो मैट्रिक्स का योग आता है उसी प्रकार से दो मैट्रिक्स का अंतर आता है। उदाहरण देखते हैं, ए एक मैट्रिक है 1 2 3 4 और बी एक मैट्रिक है 5 6 7 8। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर ये कहा जाए कि ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटाएं, यानी कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब ए के संगत अवयवों में से बी के संगत अवयवों को घटाना है। 1 माइनस 5 माइनस के 4, 2 माइनस 6 माइनस के 4, 3 माइनस 7 माइनस के 4 और 4 माइनस 8 माइनस के 4। तो ये a माइनस बी। अगर आपसे ये कहा जाए b माइनस ए, b माइनस ए क्या आएगा, तो हम पहले b के संगत अवयवों में से a के संगत अवयवों को घटाएंगे, यानी कि 5 माइनस 1 जो कि 4, 6 में से माइनस करेंगे 2, 6 माइनस 2 4, 7 में से माइनस करेंगे 3, तो 7 माइनस 3 4 और चौथा हो गया 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि a माइनस बी का मतलब a के संगत अवयवों में से b के संगत अवयवों को घटाना, और b माइनस a का मतलब है b के संगत अवयवों में से a के संगत अवयवों को घटाना। इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का योग और दो मैट्रिक्स का अंतर कर सकते हैं। अब तीसरा और महत्वपूर्ण दो अवयवों का गुणा। दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि दो अवयवों का गुणा परिभाषित कब होता है, यानी कि हम कैसे बताएंगे कि दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में कब कब गुणा होगी और कब कब गुणा नहीं होगी। तो उसके लिए देखते हैं, जैसे ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम गुणा एन, यानी कि मैट्रिक्स को हम सामान्यतया इस रूप में लिखते हैं ए आई जे एम गुणा एन, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसमें एम पंक्तियां और एन स्तंभ हो। दूसरा मैंने लिखा बी, बी है ए आई जे पी गुणा क्यू। पी गुणा क्यू का मतलब कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा अवयव है जिसमें पी पंक्तियां हैं और क्यू उसमें स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ पे ए और बी का गुणन संभव कब होगा, तो देखना गुणन संभव होगा कब। पहली शर्त इसमें ये है, पहली मान लो या एकमात्र शर्त यही है कि जो पहला अवयव है उसके स्तंभों की संख्या और जो दूसरी अवयव है उसकी पंक्तियों की संख्या, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर बराबर आता है तो हम ये कहेंगे कि तब ए का बी से गुणन संभव है। यानी कि अगर पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के समान हो, उसी स्थिति के अंदर दोनों का गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा n बराबर p। देखो ये गुणन संभव कब होगा, किसके लिए, ये है ए बी के लिए, ए बी के लिए, क्योंकि हमने जो पहला मैट्रिक्स माना है वो हमने ए लिया है और दूसरा हमने बी माना है। अगर मान लो मैं ये कहूं कि अगर मैं पहला बी मानता और दूसरा ए मानता, यानी कि मैं पहले बी लिखता और मैं ये कहता कि क्या बी ए संभव है, क्या बी ए संभव है, तो मुझे ये देखना पड़ता कि बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, यानी कि Q का मान M के मान के बराबर होना चाहिए था। किस केस में, जब हम गुणनफल BA ज्ञात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा N बराबर P, किसके लिए है, ये है AB के गुणन के लिए, कि अगर दो मैट्रिक्स है A और B, अगर हमें A का B से गुणा करना है तो हम ये देखेंगे कि A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर आ रही है या नहीं। अगर बराबर नहीं होती है उस केस में गुणन परिभाषित नहीं होगा, हम ये कहें कि गुणनफल संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो गुणनफल संभव होगा। दूसरी बात, अगर दो मैट्रिक्स का गुणा हो जाता है, अगर n का मान p के बराबर आ जाता है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर आ जाती है, तब गुणा करने पर हमें एक अवयव, एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो कितनी होगी, तो उसको देखने के लिए भी हम यहीं पे वापस चलते हैं कि हमने ये देखा कि जब हम दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो n का मान q के बराबर आना चाहिए, तब तो इनका गुणनफल संभव है। और जब ये दोनों गुणा हो जाएंगे, अगर n का मान p के बराबर आ जाता है, दोनों गुणा हो जाते हैं, तो जो गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक्स है, जो गुणनफल से प्राप्त अवयव है, उसका क्रम, उसकी कोटि या उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m गुणा q, यानी कि ए बी का जो ऑर्डर है वो m गुणा q के बराबर होगा। भाई हमें पता है a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा, ए बी जो मैट्रिक्स आएगा ए आई जे, उसका ऑर्डर आएगा m गुणा q, यानी कि जो बच गया है a के पंक्तियों की संख्या और b के स्तंभों की संख्या
कितनी है, m और q, तो m गुणा q, इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हमें देखना है सबसे पहले कि क्या वास्तव में दो अवयव आपस में गुणा हो सकते हैं। उसके लिए हमें यही चेक करना होगा कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं। दूसरा हमें ये देखना है कि अगर पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या यानी कि पहले के स्तंभ और दूसरी पंक्तियों की संख्या समान आ रही है, तो उसके बाद में जो प्राप्त गुणनफल से प्राप्त जो मैट्रिक होगी उसका कोटि या उसका ऑर्डर या उसका क्रम कितना होगा। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि n गुणा n और p गुणा q में यदि n का मान q के बराबर आ जाए तब तो गुणनफल संभव है, और गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक का ऑर्डर m गुणा q के बराबर होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और स्पष्ट करते हैं। एक मैट्रिक लिखे मैंने यहाँ पे A, एक मैट्रिक है 1 2 3 4 और बी जिसका इसका क्रम है 2 गुणा 2, और बी एक मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखी हुई है। जो पहली मैट्रिक ए है उसका क्रम है 2 गुणा 2, और जो दूसरी मैट्रिक बी है इसका क्रम है 2 गुणा 3, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां और 3 स्तंभ है। अब पहली बात तो क्या गुणनफल ए बी, क्या इनका प्रोडक्ट ए बी संभव है या नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ए में पंक्तियों की ए में स्तंभों की संख्या 2 है और बी में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, दोनों समान है। हम ये लिखेंगे कि यहाँ ए में स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलम स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या। फिर से देखते हैं, ए में स्तंभ और बी में पंक्तियां समान है तो ए बी का गुणनफल संभव। अगर मैं आपसे ये कहूं क्या हम बी ए ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो बी ए के लिए हमें पहले बी का क्रम देखना पड़ेगा। बी का जो क्रम है वो है 2 गुणा 3, और फिर हम ए का क्रम देखते हैं, ए का क्रम है 2 गुणा 2। तो क्या यहाँ पे बी ए संभव है? हम कहेंगे यहाँ बी ए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणनफल बी ए संभव नहीं है। केवल और केवल ए का बी से गुणा हो सकता है, बी का ए से गुणा नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर दो अवयव आपको दिए गए हैं और ए का बी से गुणा और बी का ए से गुणा दोनों एक ही बात नहीं है, ठीक है। यानी कि क्रम विनिमयता का जो नियम है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है लेकिन हर केस में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी ए परिभाषित नहीं होगा। तो बात करते हैं इस उदाहरण की, ए और बी। तो देखो करते क्या है, जब मैं ए और बी का गुणा करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास पहले ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान आएगी। अगर आता है तो गुणा होगा, और गुणा होने के बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें वो किस क्रम की होगी? 2/3 की। 2/3 का होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें दो पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो मैं पहले इनको लिख लेता हूं कि दो पंक्तियां कौन कौन सी होगी और 3 स्तंभ, A11, A12, A13, A21, A22, A23। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि इन अवयवों को कैसे लिखते हैं हम। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो A11, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, या पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है A12, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का पहला अवयव है तो A13। इस प्रकार से यहाँ पे 2/3 की हमने एक मैट्रिक बना ली। अब देखो ये आपका A 1 2
3 4, ये आपका बी 1 2 3 4 5 6। करना क्या होता है, इसकी सहायता से A1 1 का मतलब हमें ये जो पहला है ये पंक्तियों की संख्या को निर्धारित करता है, तो हम क्या करते हैं पहली पंक्ति ले लेते हैं और ये क्या आएगा ए बी की बात कर रहे हैं हम, इनका गुणा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनको गुणा कर दे, को 1 से 2 को 2 से, ऐसा नहीं होना है। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ देखा A1 1 है, A1 1 होने का मतलब ये हो गया आप पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति लो, तो पहली पंक्ति है 1 2 और 1 का मतलब पहला स्तंभ, यानी कि 1 4 से गुणा कर दो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो आपका एलिमेंट आ जाएगा A1 1। करते कैसे हैं, 1 को 1 से गुणा प्लस 2 को 4 से गुणा, 1 को 1 से गुणा प्लस 2 को 4 से गुणा, ये आपका आ गया A1 1 1 1 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणनफल। अब हम बात करते हैं A1 2 की, इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तो 1 2 है, दूसरा स्तंभ 2 5 है, तो 1 को 2 से गुणा प्लस 2 को 5 से गुणा। ध्यान रखना है बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, गुणा में भी हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। अगर हमें A1 1 फाइंड करना है यानी कि पहला अवयव, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह, जो संगत अवयव है, जैसे 1 को 1 से गुणा किया प्लस 2 को 4 से गुणा किया, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे यानी कि A1 2 का मान ज्ञात किया है। A1 3 का मान ज्ञात करना है, 1 and 3 ये रहा, यानी कि 1 2 को 3 से गुणा करके जोड़ना है, तो 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 6। अब इसके बाद में इस अवयव की बारी आती है A21 की, तो A21 है यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो हमारी दूसरी पंक्ति कौन सी है 3 4, इसको किससे गुणा करना है हमें पहले स्तंभ से, पहला स्तंभ क्या है 1 4, और अवयव कहाँ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4। अब 3 4 गुणा किससे करेंगे 2 और 5 से, क्योंकि अवयव कौन सा आएगा 2 2, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो पहली मैट्रिक्स की पंक्तियां आएगी और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों को हम लेकर चलेंगे। तो 3 4 को 2 5 से हमें गुणा करना है, तो 3 × 2 प्लस 4 × 5। अब A2 3 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 4 को हम 3 और 6 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 6। अब इनको हम लिख लेते हैं कि AB बराबर 1 प्लस 8 यानी कि 9, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15, 3 प्लस 16 19, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 24, ये 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 4 को 6 से गुणा किया 24, 24 प्लस 9 33। ये हमारी मैट्रिक्स जो आई है वो एक 2/3 क्रम की मैट्रिक्स है, जिसके सारे अवयव इस प्रकार से हमें करने हैं, और ये आपकी मैट्रिक्स ए बी है। तो इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स का गुणनफल करेंगे। इसके कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उन सवालों को करोगे तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणन होता है, और उनको करने के बाद में एकदम से ये टॉपिक जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा कि दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से होता है। पहला सवाल है, ए का मान है 1 2 3 4 और बी का मान है 5 6 7 8। आपको यह भी देखना है कि क्या गुणनफल संभव है,
क्या AB तथा BA संभव है? पहले तो ये पता लगाना है क्या A का हम B से गुणा कर सकते हैं, क्या हम B का A से गुणा कर सकते हैं, अगर संभव है तो उनका मान क्या आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल, इसी में वही प्रक्रिया है, ए बी और बी ए संभव है क्या। अगर ए बी संभव है तो ए बी ज्ञात करना है, अगर बी ए संभव है तो बी ए ज्ञात करना है, अगर दोनों संभव हो तो दोनों हमें ज्ञात करनी है। ये 3 सवाल हैं, इनको हमें करना है और करने के बाद में अपने अपने आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख के सेंड करना है। धन्यवाद।